हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपना पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, वैसे तो आप अपनी मर्ज़ी से अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है, जैसे आपको समझ में आता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पेपर में 3 सेक्शंस आएंगे। पहला आएगा आपका रीडिंग सेक्शन, सेकेंड आएगा आपका ग्रामर और राइटिंग सेक्शन, और थर्ड आएगा आपका लिटरेचर सेक्शन। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको ठीक लगता है, जैसे आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप पहले ना लिटरेचर वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, क्योंकि लिटरेचर पोर्शन आपने पूरा पढ़ा हुआ होगा और उसके आंसर्स ढूंढने में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो पेपर कैसा आएगा देखो। पेपर जो है आपका इस तरह से कुछ आएगा। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, जस्ट उसका मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पे कराने वाली हूँ। रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है अपना, जो भी आपका रोल नंबर होगा। बाकी जो इन्विजिलेटर होंगे आपकी क्लास में, वो आपको पूरा जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको दे देंगे। तो आपका जो नाम है सब्जेक्ट का, वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, कोड 184। गॉट इट। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपको ये इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। यहाँ पे आपका पेपर 3 घंटे का होगा। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन पेपर जब आप रीड करेंगे तो चेक कर लेना इसमें कितने पेजेस हैं। जैसे इसमें 15 पेजेस हैं तो 15 पेजेस आप काउंट कर लेना। आपके पेपर को जितने पेपर लिखा आएगा, जितना नंबर ऑफ़ पेजेस, आप उसको काउंट कर लेना। क्वेश्चन पेपर का जो कोड है वो भी आपको दिया होगा यहाँ पे आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही, जिसको आपको अपनी आंसर शीट में आपको लिखना होता है। उसके अलावा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन चेक कर लेना पेपर के साथ में यहाँ पर। ठीक है, जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपको उसका सीरियल नंबर भी डालना है। मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 1। जो भी आप अटैम्प्ट कर रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपको 15 मिनट मिलेंगे पेपर को रीड करने के लिए। उस टाइम पे जस्ट आपको पेपर को रीड करना है। आप अपनी आंसर शीट में कुछ भी नहीं लिखेंगे, जस्ट रीड करना है पेपर जो भी आपको दिया गया होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। फिर से एक बार इंस्ट्रक्शंस देख लो यहाँ पे। जैसा मैंने आपको बता दिया है कि पेपर में 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। पहला आपका रीडिंग स्किल्स वाला सेक्शन आएगा, दूसरा ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स हो जाएगा, और तीसरा वाला जो पार्ट है आपका वो हो जाएगा यहाँ पे लिटरेचर। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी हैं अलग से, उन सबको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो पहले मैं आपको करा रही हूँ लिटरेचर वाला पार्ट, कि आपको लिटरेचर वाला पोर्शन कैसे कंप्लीट करना है, कैसे आप उसको यहाँ पे जो लिटरेचर वाला पोर्शन है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखो, सेक्शन सी लिटरेचर। ठीक है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट, मतलब आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिए हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे दोनों आप अटेम्प्ट नहीं करके आएंगे, आपको जो बहुत अच्छे से आता है आपको वही अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे पहला पैसेज आपका, लेट मी पुट दिस मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन दिस वर्ल्ड एंड आई एम नॉट. I have loving parents and a 16 years old sister, and there are almost 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good house. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. अब यहाँ पे देखो, आपको जो पैसेज है पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कि जो पैसेज है आपका, ये जो एक्सट्रैक्ट दिया है, ये आपको किस में से दिया है, ये आपको दिया है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन में कुछ एमसीक्यू की फॉर्म में आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आंसर हैं। तो पहला आंसर देखते हैं यहाँ पे, ऑन द क्वेश्चन देखते हैं पहला, ऑन द सरफेस इट अपीयर्स दैट एनी द 13-year-old गर्ल। तो यहाँ पे आपने जब इसको पूरा पढ़ा तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एनी जो 13 ईयर्स की साल की थी, 13 ईयर्स की गर्ल के बाद आपको ब्लैंक दे दिया, तो ब्लैंक में आप क्या भर लेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे उसके पास सब कुछ था ना, फैमिली थी, फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, सब थे, अच्छा घर था, बट यहाँ पे क्या नहीं था, उसके पास फ्रेंड ही तो नहीं थी, बाकी सब कुछ तो था ना। तो आप यहाँ पे लिख देंगे हैज़ एवरीथिंग, हैज़ एवरीथिंग लिख दो आप यहाँ पे, है ना। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको पूरा ऐसे ना, पूरा क्लियरली आप इसको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि फैमिली थी, लविंग आंट्स थी, और अच्छा घर था, उसके पास फ्रेंड्स थे। आप ऐसे करके भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वी इन्फर दैट द स्पीकर फेल्ट अलोन इन द वर्ल्ड। तो आपको आप कैसे कह सकते हैं कि वो अकेली थी यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है शी हैड अ फैमिली ऑफ मैनी पीपल। अगर बहुत सारे लोग होंगे तो कोई अकेला तो रहेगा नहीं। ठीक है, शी हैड अ लविंग पेरेंट्स, ये भी नहीं होगा। शी हैड 30 फ्रेंड्स, तो भी अकेला कोई नहीं रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्योंकि जो एने थे उसके साथ में प्रॉब्लम क्या थी, उसने वो डायरी क्यों लिखना स्टार्ट किया, जिसने उसको अपनी डायरी को जिसका उसने नाम किटी रखा, वो डायरी क्यों लिखती है, वो इसलिए लिखती है ना क्योंकि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं होता है जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा शी क्रेव्स फॉर अ ट्रू फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे रीज़न था कि उसके पास कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था, इसीलिए वो अकेला फील करती थी अपना, इतने सारे लोग होने के बाद भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एने एंड हर फ्रेंड्स टॉक अबाउट। एने और उसके फ्रेंड्स जो थे वो किस चीज़ के बारे में बात करते थे, ये भी आपका एमसीक्यू पेपर क्वेश्चन है। मतलब देयर प्रॉब्लमैटिक पेरेंट्स, देयर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कॉमन एवरीडे थिंग्स,
द कम्यूटिंग प्रॉब्लम, तो यहाँ पे जो अपने फ्रेंड्स के साथ में वो बातचीत करेगी तो क्या करेगी, पेरेंट्स के बारे में कोई बातचीत नहीं होती थी, फाइनेंशियल कोई बात नहीं होती थी, किसी भी रीज़न के ऊपर, किसी भी बात के ऊपर कोई कम्यूटिंग प्रॉब्लम नहीं थी, उनको आने जाने की कुछ भी दिक्कत नहीं थी कहीं पे। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमन एवरीडे थिंग्स, जो भी उनकी नॉर्मल बातें थी जो बच्चे फ्रेंड्स करते हैं आपस में, है ना। जैसे क्लासरूम में वो रिजल्ट के बारे में बात करते हैं कि मैं तो पास हो जाऊंगी, मैं भी पास हो जाऊंगी, लेकिन ये मतलब वो आपस में डिस्कशन करते हैं ना, क्लासरूम में नर्वस थे जब उनका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था। तो इस तरह से वो कॉमन एवरीडे थिंग्स आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कंप्लीट द एनालॉजी बाय सेलेक्टिंग द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पे आपको एनालॉजी को कंप्लीट करना है। एनालॉजी मतलब कि जैसे इसका रिलेशन यहाँ पे इससे दिया है, ऐसी इसका रिलेशन यहाँ पे किसी और वर्ड से आएगा जो यहाँ पे ब्लैंक की फॉर्म में आपको दे दिया है, ठीक है। अब अलोन अकेला है कोई, और फ्रेंड्स तो ये क्या है आपस में, दोनों ऑपोजिट है ना, ठीक है। तो ऑपोजिट है तो नथिंग का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नथिंग का ऑपोजिट हो जाएगा आपका एवरीथिंग। तो ये आंसर विल बी एवरीथिंग। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द यूसेज ऑफ ईडियम ब्रिंग माई सेल्फ फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे ईडियम है ब्रिंग माई सेल्फ, फ्रेजल वर्ब भी आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो आपको बताना है यहाँ पे कि इसका क्या मीनिंग है इस सेंस में, आप मतलब एक्सट्रैक्ट में टू डू समथिंग विलिंगली, ठीक है, टू डू समथिंग अनविलिंगली, टू अ चैरिटेबल एक्ट एंड इनवॉलेंट्री एक्ट। तो इसका जो मीनिंग है ब्रिंग माई सेल्फ का, इसका मतलब है कोई ऐसा काम करना जो आप नहीं चाहते हैं, आप नहीं करना चाह रहे हैं फिर भी आप वो काम कर रहे हैं, तो टू डू समथिंग अनविलिंगली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ये वाला। अब मैं आपको चॉइस वाले भी बता रही हूँ, बट आप अटेम्प्ट मत करके आना दोनों। आपको लिखा है बीच में इतना बड़ा बड़ा ये और दिख रहा है ना यहाँ पे, तो जस्ट आपको इसको देखना है कि और दिया है ऑप्शन में है या नहीं है। 6 देखते हैं। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन। अब जब इसको अटेम्प्ट करेंगे ना, मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 6 करा आपने, तो क्वेश्चन 6 का अगर आप ए पार्ट करें तो यहाँ पे लिखो ए ऐसे, और अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ए वाला नहीं कर रहे हैं, तो आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे बी पार्ट आपको लिखना है ऐसे, ताकि जो आपका एग्जामिनर होगा जब चेक करेगी जाएंगे आपकी कॉपी, तो उनको आसानी हो एटलीस्ट देखने में, कॉपी अच्छी लगे, प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए आपका। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टेरिक्स। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दीज टू एंटर इनटू अ फर्नीचर। तो आप समझ गए कि हॉल वाला जो चैप्टर था ये कौन सा था हमारा, ये था हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसमें ग्रिफिन साइंटिस्ट था आपका, ठीक है। तो आपके दिमाग में वो सारी जो स्टोरी है पूरी आ जाएगी एक ही बार में। पहला आंसर है मिसेस हॉल ट्रिप्ड बिकॉज। मिसेस हॉल जो है, ट्रिप का मतलब वो क्या होता है, फिसल के गिर जाना, ऐसे स्लिप कर जाना। तो मिसेस हॉल जो है वो क्यों ट्रिप कर जाते हैं, क्यों, फ्लोर जो था वो ऑयली था। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ चेयर, शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ पैनिक, द डोर वॉज स्लैम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, वहाँ पे कोई ऑयल तो नहीं डला हुआ, गिर गया था फ्लोर पे, कुछ भी नहीं था ऐसा, चेयर पे भी नहीं खड़ी हुई थी वो, कुछ भी नहीं थी, वो क्या थी, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं जब वो देखती है ना वहाँ पे उनके कान में आवाज़ आ रही है ऐसे हल्के से, और जो फर्नीचर है उनको लगता है कि उनमें जान आ गई है, स्पिरिट्स आ गई हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, वो पैनिक हो जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ पैनिक। नंबर नेक्स्ट है आपका नंबर 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। मिसेस हॉल सस्पेक्टेड एवरीथिंग इन द रूम वॉज पुट अंडर अ स्पेल ऑफ विच क्राफ्ट बाय। तो यहाँ पे मिसेस हॉल को लगता है कि मेरे घर में जादू टोना कर दिया है, और किसको बोलती हैं वो कि जादू टोना किसने कर दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय द स्ट्रेंजर, या फिर आप उसको बोल सकते हैं जो साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट तो नहीं, आप यहाँ पे स्ट्रेंजर ही लिख देना है इसको, है ना, बाय द स्ट्रेंजर। नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड ओनली। आपको वन वर्ड यहाँ पे फिल करना है। मिसेस हॉल वॉज एफ्रेड दैट स्पिरिट्स हैड एंटर्ड। तो वो क्या सोचती हैं, क्या कहती हैं कि जो स्पिरिट्स हैं वो कहाँ पे आ गई हैं, स्पिरिट्स किस में एंटर कर गई हैं, फर्नीचर में। तो आपका जो 3rd वाला आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्नीचर। गॉट इट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, जो भी आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया है, द फीलिंग ऑफ मिसेस हॉल कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो मिसेस हॉल की क्या फीलिंग थी, वो कैसा फील कर रही थी, वो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे देखो बहुत सारे आपको पॉइंट दे दिए हैं, स्टन्ड, हैप्पी, ऑस्ट्रक, नर्वस, आउटरेज, एगिटेटेड। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है ये आपको अब ऐसे नहीं दिया कि 1 2 3 4 सीधा सीधा आपको दे दिया, आपको ये वाले ऑप्शन टिक करके आने हैं, अभी इनमें से चूज़ करना है, कभी आप इनमें से चूज़ कर दो, इनमें से नहीं करना है, ABCD ये वाले ऑप्शन है। तो जैसे आपको दे दिया 2 and 4, 3 and 6, 5 and 6, इस तरह से आपको दे दिया। तो आंसर देखो, आपका आंसर जो है, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखो हैप्पी तो वो थी नहीं बिल्कुल भी, है ना, तो पहले एलिमिनेट कर दो, यहाँ से एलिमिनेट कर दो, तो हैप्पी तो खत्म, कुछ भी नहीं है, हैप्पी वाला ऑप्शन हटा दो, जहाँ जहाँ पे 2 आ रहा है आप उसको हटा दो यहाँ से, ये वाला ऑप्शन कट गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नर्वस। तो नर्वस होने का तो कोई मतलब ही नहीं था, तो नर्वस भी नहीं थी, वो नर्वस भी नहीं थी, यहाँ पे नर्वस हटाओ। देखो 4 है कहीं पे, तो 4 नहीं है, तो 4 को आप ऐसे छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टन्ड। स्टन्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाना,
तो आप स्टन किसी को देख के एकदम चौंक जाना, ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे इस तरह से। तो आप ये वाला ऑप्शन भी यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 3 एंड 6, ऑप्शन नंबर 5 एंड 6। तो मतलब 6 वाला ऑप्शन तो आएगा। तो हलचल तो हो गई थी उनमें, है ना, जब वो ऐसे पैनिक हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो ये तो चीज़ थी उनके अंदर। तो मतलब 6 ऑप्शन तो है। जस्ट 3 और 5 को चेक करो फटाफट से। 3 है ऑ स्ट्रक और नेक्स्ट है आपका आउटरेज। तो आउटरेज का मतलब जैसे बहुत गुस्सा हो जाना, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम गुस्सा हो जाना। तो गुस्सा तो नहीं, वो डर गई थी बल्कि, है ना, बहुत सरप्राइज हो जाती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑ स्ट्रक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एंड 6, दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर कैसे लिखेंगे आप, ये 4 पॉइंट, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही आपको आंसर्स लिख कर आने हैं। ऐसे नहीं कि आपने जस्ट नंबर डाला और फटाफट से कुछ भी ऑप्शन कुछ भी नहीं लिखाना, सीरियल नंबर लिखा है, जस्ट आप ऐसे आंसर लिख के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिट्स इन द अबव लाइन मीन्स द सेम एज। तो स्प्रिट्स का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया, स्प्रिट्स का मतलब है यहाँ पे किस चीज़ से, घोस्ट से, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे नंबर क्वेश्चन 6 जो था वो कंप्लीट हुआ। तो ऐसे आपको अटेम्प्ट करके आना है। सारा जो नंबर है, जो भी सीरियल नंबर आपको दिया है, बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे लिख कर आना है। कॉपी के अंदर ट्राई करना कि कटिंग ना करें आप बिल्कुल भी। जितना ज़्यादा सुंदर सुंदर लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉपी को प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। ये नहीं कि आपने लिखा, आपने मान लो कुछ भी वर्ड लिखा है ऐसे, ये गलत हो गया तो आपने ऐसे क्रॉस कुछ ऐसे नहीं करना है। बहुत ध्यान से करना है, आराम से काम होके करना बिल्कुल पेपर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देख लो यहाँ पे। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द 2 एक्सट्रैक्ट, मतलब फिर से वही आ गया कि आपको 2 एक्सट्रैक्ट दे दिए जाएंगे। 2 एक्सट्रैक्ट में से आपको एक ही करना है यहाँ पे। तो पहले वाला एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनादस, हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। मतलब समझ के ना आप कौन सा है, सारे एनिमल्स दिए हैं आपको यहाँ पे, एनिमल्स दिए ना यहाँ पे। तो कौन सा आपकी पोएम है ये वाली, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अब देखो आप इसके जो आपको एक्सट्रैक्ट हैं, आंसर्स कैसे करने हैं आपको। तो आपने पोएम पढ़ी होगी तो आपको बहुत दिमाग में आ गया होगा कि हाँ इस वाले एनिमल को इस चीज़ से आइडेंटिफाई किया जा रहा था। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रोकोडाइल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर। तो क्रोकोडाइल को किस चीज़ से पहचाना जा रहा था, टीयर्स। खत्म, आंसर ही खत्म फटाफट से, ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको बिल्कुल भी, है ना। नेक्स्ट है आपका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू एंड फॉल्स। आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है नहीं है। तो हाइनास जो है वो वीपिंग के लिए तो फेमस नहीं थे, टीयरिंग के लिए कौन फेमस था, टीयर्स के लिए क्रोकोडाइल। तो क्या हो जाएगा आपका स्टेटमेंट हो जाएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट है आपका, नोविस का मतलब क्या होता है। नोविस का मतलब होता है जो अभी नया है, किसी भी फील्ड में अभी कोई बिल्कुल नया पर्सन है, उसने अभी अभी किसी काम को करना स्टार्ट किया है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बिगनिनर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, फिर से देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। इन दिस एक्सट्रैक्ट द पोएट हैज़ प्रेजेंटेड 2 डिफरेंट बिहेवियरल ट्रेट्स ऑफ एनिमल। तो एनिमल के 2 यहाँ पे ट्रेट बताए हैं और दोनों क्या है, आपस में डिफरेंट है, मतलब ऑपोजिट दिए हैं। तो सिंपल सा है, वीपिंग हो जाएगा आपका एक तो ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक का तो हो जाएगा आपका स्माइलिंग, कि एनिमल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, स्माइलिंग कर रहे हैं, दे आर स्माइलिंग। और दूसरा जो क्रोकोडाइल था वो क्या कर रहा है आपका, वीपिंग। तो स्माइलिंग एंड वीपिंग यहाँ पे 2 अलग अलग वर्ड्स हो जाएंगे आपके, अलग अलग क्वालिटीज़ बता दी आपको यहाँ पे एनिमल्स की। नेक्स्ट है, द पोएट यूजेज अ नोविस माइट नॉन प्लस इंस्टेड ऑफ द नोविस माइट गेट कन्फ्यूज्ड, हाउ डज दिस यूसेज इम्पैक्ट द पोएम। तो इस स्टेटमेंट ने जो लिखा है यहाँ पे, पोएट क्या यूज़ करता है, नोविस माइट नॉन प्लस, और यहाँ पे लिख दिया है द इंस्टेड ऑफ द नोविस माइट गेट कन्फ्यूज्ड। तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, भाई मीनिंग तो इसका भी यही है ना। नॉन प्लस का मतलब क्या होता है, जो काम ना हो बिल्कुल, है ना, रिलैक्स ना हो बिल्कुल, और कन्फ्यूज्ड भी वही स्टेट है आपका। तो जस्ट क्या किया यहाँ पे, पोएम को थोड़ा राइम करने के लिए आप कह दो, या पोएम को थोड़ा सा अच्छा सा लिखने के लिए उन्होंने ये वर्ड्स को ऐड कर दिया है, बस दैट्स इट यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, देखो यहाँ ऑप्शन में दिया है ऐड एन इनकरेक्ट ऑप्शन, तो नहीं, मतलब नहीं है इसका। एसोसिएटेड विद बीट्स, ये भी नहीं होगा आपका। सिंप्लीफाइज द मीनिंग, ठीक है, चलो ये वाला आप इसमें कन्फ्यूज और इसमें कन्फ्यूज हो सकते हो आप एक बार को, है ना, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम ही है। बट आपका जो आंसर है वो जाएगा इट राइम्स एंड एड्स ह्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 7 का बी। तो जब अगर आप 7 का ए वाला करके आ रहे हैं तो आप लिखेंगे 7 का ए वाला पार्ट, फिर उसके जो भी पार्ट्स हैं। और अगर बी वाला करके आ रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 का बी वाला पार्ट आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सेकंड एक्सट्रैक्ट है आपका, ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप द फ्यू स्टेप ऑफ स्केच ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रीच, ही शुड बी लुकिंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर फ्रॉम डियर पास। आप जैसे इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो आपका एक्सट्रैक्ट दिया गया है कौन सी पोएम से दिया है, ये आपका दिया है टाइगर इन द जू, है ना। तो ये टाइगर इन द जू हो गया आपका। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो देख लो यहाँ पे, आपको जो एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं यहाँ पे। पहला है द विविड स्ट्रिप रेफर टू द, जो विविड स्ट्रिप है, विविड मतलब जो अलग अलग उस पर ऐसे लाइंस दी होती है ना, टाइगर पे लाइंस बनी होती हैं। तो विविड स्ट्रिप जो है उनका मतलब क्या, उनका मतलब है जो टाइगर की
फर एंड टाइगर के ऊपर, तो टाइगर्स फर, उनके ऊपर तो लाइंस बनी है। नेक्स्ट है आपका लाउड का, आपको क्या बताना है, ऑपोजिट बताना है। तो भाई लाउड का मतलब होता है बहुत तेज से चिल्लाना, ऐसे बोलना, और इसका उल्टा जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा आपका क्वाइट। ठीक है, एक्सट्रैक्ट में दिया है, ये आपको अलग से नहीं लिखना है। नेक्स्ट है आपका द यूज़ ऑफ द फ्रेज पैट्स ऑफ वेलवेट मीन्स। तो पैट्स ऑफ वेलवेट जो आपका ये वर्ड था, ये किसके लिए यूज़ किया था, ये था आपका उसके पंजे के लिए, है ना, उसके पंजों के लिए था। जैसे कैट कोई आएगी तो वो चुपचाप आएगी ना, ऐसे टाइगर क्या करता है, बहुत दबे प्यार आएगा बिल्कुल डियर को पकड़ने के लिए, कि अपने शिकार को पकड़ने के लिए क्या आएगा, बहुत ही एकदम शांत होकर आएगा। तो यहाँ पे पॉज हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है। द कन्फाइनमेंट ऑफ द क्राम्ड स्पेस ऑफ द केज हैज़ रिस्ट्रिक्टेड द टाइगर स्टेप। अब यहाँ पे लिखा है आपका कि उसको जो बंद कर दिया है ना केज में, मान लो ये केज था आपका, और इस केज में उसके जो पैर के, उसके जो कदम है वो क्या हो गए हैं, सारे के सारे रेस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो वो जो है रेस्ट्रिक्ट हो गए हैं ना यहाँ पे, तो रेस्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो ये बात सही है ना। कन्फाइनमेंट का मतलब क्या, उसको ऐसे बांध के रख देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट है आपका द टाइगर वॉज ल्यूर्किंग इन द शेडो। तो ल्यूर्किंग का मतलब क्या होता है, ऐसे वेट करते रहना, कहीं छिपके बैठ जाना, घात लगा के बैठना कि हमारा शिकार कब आएगा, कब हम उसे पकड़ेंगे, कब हम उसे अटैक करेंगे। तो टाइगर जो है वो ऐसा क्यों करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा टू कैच इट्स प्रे, मतलब कि अपने शिकार को पकड़ने के लिए जो है वो ऐसा यहाँ पे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो ऑप्शन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन 8 में से 8 जो दिया है आपको 4 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, है ना, और 40 to 50 वर्ड्स हैं। बहुत ज़्यादा लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है, जो रिलेटिव, जो आपकी रिलेवेंट चीज़ें हैं वही आपको लिख कर आनी है इसमें। 4 3 12, मतलब 3-3 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन है। पहला है व्हाट डिड प्रांजल एंड राजवीर डू ड्यूरिंग द जर्नी। तो जर्नी के टाइम पर जब वो जा रहे थे उन्होंने क्या किया, तो मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ आंसर। प्रांजल और राजवीर जो है वो एंजॉय करते हैं उसकी ब्यूटी को देखकर। जो वो बाहर देखता है तो वो सारी चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, बहुत एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। जबकि जो प्रांजल था वो वहीं पे पला बड़ा था, तो उसको इतना एक्साइटमेंट नहीं था, जबकि जो राजवीर था उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है, और फिर इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वहाँ पर हो रहा था। तो वो टी प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि कहाँ पे कितनी चाय पी जाती है, जो भी स्टोरीज़ हैं वो आपस में शेयर करते हैं। यहाँ पे अपने अपने फैक्ट्स जो हैं वो दोनों आपस में यहाँ पे शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, किसने लेटर को पढ़ा, तो लेटर को पढ़ा आपका पोस्ट मास्टर जो है वो लेटर को पढ़ता है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, तो जब उसने लेंचो का विश्वास देखा भगवान में, तो वो देखता है कि वो इतना ज़्यादा परेशान है जो लेंचो है, तो वो सोचता है कि मैं इसकी हेल्प करूँगा। हेल्प करने के लिए वो क्या करता है, अपने आपस के जो भी उसके मेम्बर्स थे, वहाँ पर काम करने वाले जो भी एम्प्लॉयज़ थे, उनसे वो बात करता है, पैसे इकट्ठे करते हैं, वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, और लेंचो को रिस्पॉन्ड भी करते हैं कि एज ए गॉड के नाम से जो है वो लेटर उसको लिखते हैं, वो पैसे भी उसको वहाँ पे भेज देते हैं। नेक्स्ट है वेयर इज़ कुर्ग लोकेटेड। कुर्ग कहाँ पर है, तो कुर्ग को कोडागु के नाम से भी हम जानते हैं, और ये कहाँ पर है, ये कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है, साउथ वेस्टर्न में पड़ता है आपका ये। और यहाँ पे है जो कुर्ग के लोग हैं उनकी आपको क्वालिटीज़ बतानी है, यहाँ पे 2 क्वालिटीज़ बतानी है। तो पहला क्या था कि अपने मिलिट्री ट्रेडिशन के लिए वो जाने जाते हैं, मतलब कि इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा अगर कोई डेकोरेटेड रेजिमेंट है तो वो किन का होता है, कुर्गीज़ का होता है। और दूसरा क्या है यहाँ पे कि उनका जो कल्चर है वो बहुत ही अच्छा कल्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 उनकी जो क्वालिटीज़ है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। अपनी जो वेलर की जो स्टोरीज़ हैं, जो अपनी बहादुरी की जो भी स्टोरीज़ हैं वो दूसरों के साथ शेयर करते रहते हैं हमेशा जब भी उनके यहाँ पे कोई जाता है। और बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कि मेहमान नवाजी करने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अगर उनके यहाँ पे कोई गेस्ट जाएगा ना तो उसका बहुत अच्छे से वो लोग ध्यान यहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द पोएम टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल बैलेड। तो यहाँ पे जो टेल ऑफ कस्टर्ड जो ड्रैगन है ये कैसे बाकी की जो पोएम है उनसे कैसे थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे देखो जो टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है वो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि जो ट्रेडिशनली जो बैलेड्स होती हैं उसमें ब्रेवरी के बारे में, ठीक है, एडवेंचर के बारे में जो है स्टोरीज़ को लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो पोएम लिखी गई है यहाँ इसने अलग अलग जो है थीम्स को बताया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ड्रैगन को एक टिमिड यहाँ पे दिखा दिया बिल्कुल कि वो डरता है बहुत ज़्यादा, कुछ भी नहीं करता, और फाइनली वो बाद में क्या करता है अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ कर देगा कि जब वहाँ पे वो अपनी ब्रेवरी को शो करेगा, सब लोगों को बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट डज बुद्धा से अबाउट द वर्ल्ड। अब बुद्धा यानी कि सरमन वाला चैप्टर है, सरमन एट बनारस। तो यहाँ पे उन्होंने संसार के बारे में क्या कहा है बुद्धा ने। तो आंसर हो जाएगा आपका कि बुद्धा ने जो है पूरी दुनिया को, जब वो देखते हैं ना सफरिंग्स देखते हैं, तो तभी तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जानना चाहता हूँ कि सफरिंग का क्या कारण है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट रहा उनकी लाइफ में ये। तो उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करी, यहाँ पे समझने की कोशिश करी, जो ट्रुथ है उसको एक्सेप्ट किया उन्होंने। और बुद्धा जो है यहाँ पे वो ये चीज़ भी बताते हैं, सजेस्ट करते हैं ये चीज़ कि जो हमें
सेल्फ डिसिप्लिन बिल्कुल मेंटेन करके रखना चाहिए। और एक जो हम क्या करते हैं, जैसे हम किसी चीज़ के, हमारे कोई चीज़ चली गई है, हमसे बहुत दूर चली गई है, तो हम क्या करते हैं, हम उसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं। तो यहाँ पे वो ये कहते हैं कि हमें उस चीज़ से ओवरकम करना चाहिए, ठीक है, तभी हम आगे जो है वो हम ठीक तरह से फिर रह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 9 में देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो गया आपका? क्वेश्चन नंबर 9 में 2 क्वेश्चन है, आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, आपको 5 में से 4 ही करके आने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, 9 में मान लो आप बी वाला कर रहे हैं तो ऐसे 9 क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ डालोगे, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर डालना और उसका बी पार्ट, फिर आंसर लिखना आप ऐसे अच्छे से करके। पहला देखो आपको 2 ही करने हैं। वाई डज अनिल नॉट हैंड ओवर हरी सिंह टू द पुलिस? तो अनिल ने हरी सिंह को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? अनिल जो है वो इसलिए हरी सिंह को पुलिस के हवाले नहीं करता क्योंकि उसको लगता था कि ये इसको चांस देना चाहिए, अपने आप को सुधार लेगा, तो उसको ट्रांसफॉर्म होने के लिए वो एक उसको चांस देता है और इसीलिए वो उसको पुलिस को हैंड ओवर नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट ओपिनियन डज मिस्टर विहिरियर एब्राइट सोशल साइंस टीचर हैव अबाउट हिम? तो उसके जो एसएसटी के टीचर थे एब्राइट के, उनका क्या मानना था एब्राइट को लेकर? तो इसके एसएसटी के जो टीचर थे मिस्टर विहिरियर, उनका जो एसएसटी के टीचर थे, ये इनके माइंड में ना, या इनके मन में जो है एब्राइट की एक अलग ही क्या कहना चाहिए, मतलब वो अलग ही मानते थे उनको, ठीक है। वो कहते थे कि एब्राइट एक्सीलेंट स्टूडेंट ही नहीं है बल्कि वो बहुत मतलब ऑलराउंडर है, ठीक है। उसका जो ध्यान है वो अलग अलग फील्ड में भी लगा सकता है अपना, बहुत अच्छे से करता है, तो उसके डिटर्मिनेशन को बहुत ज़्यादा वो एडमायर करते हैं। क्यूरियोसिटी, क्योंकि साइंटिस्ट बनने के लिए क्या चाहिए, क्यूरियोसिटी एक मेन फैक्टर उन्होंने बताया था यहाँ पे, एक्सीलेंट माइंड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे एब्राइट जो है कि जो टीचर हैं वो उनके बारे में यहाँ पे बताते हैं। नेक्स्ट है मिस्टर हैरियट की क्या एडवाइस थे? देखो मैंने, अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे होंगे तो आप बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चन बिना किसी दिक्कत के बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, बहुत जल्दी से आप इनको लिख देंगे फटाफट, ठीक है। बट कंडीशन इज कि आपको लिखना आना चाहिए आंसर को कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट वाज मिस्टर हैरियट स्ट्रिक्ट एडवाइस? तो मिस्टर हैरियट की एडवाइस क्या थी? तो मिस्टर हैरियट की एडवाइस थी ट्रिकी को लेकर, मिसेस पंफ्रे जो थी उसको ओवर फिट कर देती हैं प्यार प्यार के चक्कर में, है ना, उसको पैम्पर करती रहती हैं बहुत ज़्यादा। उसको वो कहता है कि इसकी स्ट्रिक्ट को जो डाइट जो है उसको कम करो, इसको एक्सरसाइज कराओ। वो इंसिस्ट भी करता है ट्रिकी को कि ट्रिकी का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया, ह्यूजली फैट हो गया है, वो उसको कम करने की नीड है। नेक्स्ट है, डिड मिसेस पंफ्रे एग्री टू हिज एडवाइस? क्या मिसेस पंफ्रे उसकी एडवाइस को मानती हैं? तो हाँ, वो मतलब कह देती है, डिफिकल्ट था उसके लिए मानना, बट लास्ट में वो मान जाती है जब वो देखती है कि ट्रिकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और फाइनली ट्रिकी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और जो डॉक्टर है उसको वो ठीक करके उसके घर पे वापस भेज देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 20 वर्ड्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, ठीक है, जैसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ना आपका, उस तरह से है ये। देखो, वेन एवर वी वॉन्ट टू अचीव समथिंग, जब हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, डिफिकल्टीज ऑलवेज कम इन आवर वे, हमारे रास्ते में हमेशा मुश्किल आएंगी। तो यहाँ पे वल्ली के साथ में भी ऐसा हुआ, जब वल्ली करती है तो वल्ली को भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी ना, जस्ट आपको वही यहाँ पे बताना है। तो वल्ली एक यंग गर्ल थी जिसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए। क्या डिज़ायर थी उसकी डिज़ायर थी कि उस बस में राइड करना चाहती थी। सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, अपनी सारी जो भी टेम्पटेशन है उन सबको वो अपने मन में रखती है, अपने नेबर से, अपने जो आसपास के पैसेंजर जो उस बस में डेली आते जाते थे उनसे सारी इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठा कर लेते हैं और बहुत ही स्किलफुली जो है वो प्लान करती है अपने ट्रिप को, और अपनी फैमिली को बिना बताए जो है वो इस ट्रिप पे चली भी जाती है। वली ने पैसे बचाए, ठीक है। जब वो ट्रिप पे जाती है वो ये टाइम भी डिसाइड करते हैं कि मैं किस टाइम जाऊंगी, किस टाइम आऊँगी, जब मेरी मम्मी सोएंगी दोपहर के टाइम में, तब मैं जो है अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लूँगी। वो जर्नी करके भी आ जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो कितनी मतलब चालाकी से उसने मेटिकुलसली अपनी जो ये डिज़ायर थी उसको वो अपना पूरा यहाँ पे कर लेती है। नेक्स्ट है आपका, इन दोनों में से आपको एक ही करना है, तो जो आपको ठीक लग रहा है आंसर, जिसका आंसर आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, जस्ट उसको ही अटैम्प्ट करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप सोचो आधा ऊपर वाला क्वेश्चन लिख दें और आधा नीचे वाला लिख दें, होना कुछ भी नहीं है फिर उसे, तो एक ही लिखो बट अच्छा लिखो। नेक्स्ट है बी वाला आपका, थ्रू द स्टोरी ऑफ कीजा गौतमी व्हाट डिड द बुद्ध ट्राई टू प्रीच टू द कॉमन मैन। अब जो गौतमी वाला चैप्टर था आपका सरमन एट बनारस, उसमें जो बुद्धा हैं वो क्या बताने की कोशिश करते हैं लोगों को। तो यहाँ पे जो बुद्धा हैं वो कीजा गौतमी के एग्जाम्पल से हमें ये बताना चाहते हैं, वो हमें एक लेसन देना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि जो डेथ है ना वो आप ये मान लीजिए कि इनएविटेबल है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं और हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कीजा गौतमी बहुत ज़्यादा फोर्स करती है उनको, मतलब उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, फोर्स नहीं बहुत रिक्वेस्ट करती है उनसे कि उनका जो बेटा है उसको कैसे भी करके बस जिंदा कर दिया जाए, बट वो नहीं हो सकता था। तो उसको एडवाइस करते हैं कि भाई एक घर में चले जाओ और ऐसे घर से मुझे मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने लेकर आओ जहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई है। तो वो सोचते हैं कि बहुत आसानी से मुझे मिल जाएगा, बट वो जाती है
हर घर में जाती है बट उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता है, तब उसको समझ में आता है कि हर फैमिली में ये प्रॉब्लम आई है, हर फैमिली में ये जो दिन है एक डेथ का जो है, किसी न किसी के घर में किसी की डेथ ज़रूर हुई है। तब उसको समझ में आता है, रियलिटी को वो समझ जाती है यहाँ पे कि ये भाई इनएविटेबल पार्ट है हमारी लाइफ का, जिसको हमें एक्सेप्ट करना ही करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, देख लो, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो एक ही अटेम्प्ट करना है आपको। एजुकेशन इज ऑलवेज अ ग्रेट एसेट इन द लाइफ ऑफ ए वुमेन। तो एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे तो लड़का चाहे लड़की। यहाँ पे वुमेन के रेफरेंस में बताया बट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाउ डिड भोली एन एजुकेटेड गर्ल फेस द चैलेंज पोज बाय विशंबर क्रीड। तो भोली कैसे इस चीज़ को फेस करती है। अब भोली जो है बहुत ज़्यादा शाई नेचर की थी, बहुत टिमिड थी, कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन जब वो स्कूल में चली जाती है, उसकी टीचर उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, उसको हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बताती है, उसको हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए बोलती है। विशंबर के पेरेंट्स से जो भोली के घर वाले हैं वो उसका रिश्ता फिक्स कर देते हैं, बट लास्ट में क्या होता है कि विशंबर जो है पहले डोरी डिमांड नहीं करता है, लेकिन जब उसका चेहरा देख लेता है तो वो उससे पैसे डिमांड करता है। बहुत ह्यूमिलेट होना पड़ता है भोली के फादर को। भोली ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो मना कर देती है शादी करने के लिए। तो भोली के अंदर जो स्ट्रेंथ आई है सारी, वो कहाँ से आई है? एजुकेशन से आई है। और ये जो भोली मास्टरपीस बन गई थी वो किसने बनाया? उसकी टीचर ने ये मास्टरपीस यहाँ पे तैयार कर दिया था कि भोली को इतना अच्छे से उसने पढ़ाया और ये सारी चीज़ें उसको सिखाई और उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस दिया कि उसने अपनी लाइफ को जो है इस तरह से यहाँ पे बचा लिया, उस विशंबर जो कि बहुत ज़्यादा ग्रिडी पर्सन था। नेक्स्ट है आपका, दोज हु आर सेटिस्फाइड विद व्हाट दे हैव आर हैप्पी इन लाइफ। मतलब कि ऐसे लोग जिनके पास जो कुछ है वो उसी में खुश रहते हैं, वो ज़्यादा खुश रहते हैं। मतलब ये नहीं कि हमारी डिज़ायर बढ़ती रहती हैं, जो हमारे पास है हम उसी में सेटिस्फाइड रहना पसंद करते हैं। दोज हु एस्पायर मोर देन व्हाट दे कैन अफोर्ड इन देयर लाइफ। लेकिन जो लोग सोचते हैं जो उनके पास है उससे भी ज़्यादा और पाने की कोशिश करते रहते हैं, वो अपनी लाइफ को ख़राब कर देते हैं। तो माटिल्डा ने भी ऐसा ही किया यहाँ पे। तो आपको बताना है, एलेबोरेट करना है, पूरा एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे जो नेकलेस आपका चैप्टर था, इसमें मैटिल्डा जो लॉइजल थी वो ज़्यादा अच्छे घर में नहीं थी, मतलब बहुत रिच फैमिली से नहीं थी, बल्कि उसकी जो फ्रेंड थी वो रिच फैमिली में थी। तो वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहती थी अपनी चीज़ों को देखकर, अपनी लाइफ को देखकर कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसका मन था कि बिल्कुल लग्जीरियस एकदम तरह से रहना, लग्जीरियस लाइफ में रहना बिल्कुल। तो अब जो उसका हस्बैंड था उसकी शादी भी उससे मतलब बहुत ज़्यादा रिच फैमिली में नहीं हो पाती है। पार्टी में उसको जाना होता है, इनविटेशन मिलता है अपने हस्बैंड के साथ में जाने के लिए, लेकिन क्या होता है उसके पास ज्वेलरी और कपड़े नहीं थे, तो वो नए कपड़े दिलवा देता है उसका हस्बैंड। फिर वो कहती है मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, ज्वेलरी के चक्कर में अपनी फ्रेंड से जो है बोरो कर लेती है। बोरो करने के बाद उस नेकलेस को वो खो देती है, मतलब वो नेकलेस उससे खो जाता है। उस नेकलेस को उसका जो अपनी फ्रेंड को वापस करने के चक्कर में उसको 10 साल लग जाता है पूरा रिकवर करने में, ठीक है। और इस तरह से वो अपनी लाइफ को पूरा ख़राब कर लेती है। घर के जो काम वो अब तक नहीं करती थी, मेड करती थी, वो सारे काम उसे खुद करने पड़ते हैं। तो इस तरह से मैटिल्डा जो है वो सारी लाइफ को अपना ख़राब कर लेती है। अगर मैटिल्डा उसके पास जो कुछ था अगर वो उसी में खुश रहती, तो ये जो उसने 10 साल वेस्ट करे ना, ये 10 साल उसके लिए अच्छे हो सकते थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है उसके साथ में, है ना। यहाँ पे 11 क्वेश्चन जो था हमारा वो कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको बता देती हूँ ग्रामर वाला पोर्शन कैसे अटेम्प्ट कर। अब करते हैं ग्रामर वाला पोर्शन, ठीक है। ग्रामर पोर्शन में आपको पता है कि आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको बस 10 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं करके आएंगे। अगर आपको 12 में से सीरीज़ में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ABCD 1 2 3 कुछ नहीं आ रहा है, तो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है आपको वही अटैम्प्ट करके आना है। कैसे आप लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3, पहले ऊपर सेक्शन डाल देना, सेक्शन B ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 3 डालोगे। मान लो आप फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट, ठीक है। अगर आप सेकंड कर रहे हैं तो सेकंड के बाद आपको थर्ड नहीं आ रहा है, फोर्थ वाला कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे फोर्थ ही डालना, कभी आप यहाँ पे थर्ड वाला डाल दो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, रीना ऑलवेज डैश द ट्रुथ। अब यहाँ पे रीना के बारे में बात बताइए। अब यहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, तो यहाँ पे स्पीक, स्पीकिंग, स्पीक और विल स्पीक हो जाएगा। यहाँ पे ये यूनिवर्सल चीज़ के बारे में कोई बता रहा है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रीना सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में आप क्या लगाएंगे, आप लगा देंगे यहाँ पे स्पीक्स, क्योंकि आपको एस और एस यहाँ पे लगाना पड़ता है, ठीक है। स्पीकिंग नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इज़ार में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे रीना ऑलवेज विल स्पीक, ऐसा कोई भी सेंटेंस आपका है ही नहीं, कोई टेंस ऐसा है ही नहीं। तो स्पीक और स्पीक ही आपके पास 2 ऑप्शन बच गए। स्पीक इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नहीं था, तो आपका आंसर हो जाएगा स्पीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन। यहाँ पे आपको फिल करना है। मैंने आपको एक वीडियो दिया था वो सब्जेक्ट वर्ब कनकोड वाला, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन था। ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर ये 2 चीज़ नहीं है, इनको एज ए होल यूनिट हमने पढ़ा है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे एम नहीं होगा, एलिमिनेट करके आप ऑप्शंस को कर देना। तो ये एम नहीं होगा आपका, हैज़ बीन नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि वर्ब की कोई थर्ड फॉर्म भी नहीं आ रही है। यहाँ पे आर नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल नहीं है, इसको हमें एज ए सिंगल यूनिट पढ़ना है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इज, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ये है आपका नरेशन वाला क्वेश्चन। देखो क्या करना है,
आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें बिल्कुल भी। ये पढ़ लेना है जो भी स्टेटमेंट दिया है सिंपल कि रवि और रीना के बीच में बातचीत हो रही है यहाँ पे, और आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको चेंज कर देना है। तो रवि का स्टेटमेंट था, रीना लेंड मी 100 रुपीज़, रीना आई डोंट हैव इट राइट नाउ बट आई विल अरेंज इट फॉर यू। तो यहाँ पे रवि और रीना के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो रवि का पहला स्टेटमेंट यहाँ पे चेंज कर दिया, रवि आस्क रीना, तो रवि ने इससे पूछा टू लेंड हिम 100 रुपीज़, टू लेंड हिम 100, मी जो है आपका वो रीना रवि के रेफरेंस में हिम में चेंज हो जाएगा। टू विच रीना रिप्लाइड, अब रीना ने क्या रिप्लाई किया, अब रीना ने रिप्लाई किया तो रीना का सेंटेंस देख लो कि रीना का सेंटेंस यहाँ पे क्या दिया है, आई डोंट हैव इट राइट नाउ बट आई विल अरेंज इट फॉर यू। तो यहाँ पे जो आपका सेंटेंस लिखे है ना, जस्ट आपको ये चेक करना है कि ये कौन से टेंस में है ना, और आपको बस टेंस को ही चेंज कर देना है, तो आपका जो नरेशन है वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। देखो इसका आंसर, आई डोंट हैव इट राइट नाउ, आई डोंट हैव ये प्रेजेंट में, तो आपको पास्ट में चेंज करना है। अब आई जो है वो रीना के सेंस में जाएगा तो क्या जाएगा, शी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शी, ठीक है। अब आई डोंट यानी कि प्रेजेंट का है तो आपको पास्ट में करना है, तो ये हो जाएगा शी डिड नॉट, शी डिड नॉट हैव, शी डिड नॉट हैव इट राइट नाउ, नाउ नहीं है तो देन भी हो सकता है यहाँ पे, नाउ देन, है ना। इतना स्टेटमेंट चेंज हो गया हमारा नाउ तक, उसके बाद दोबारा चेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा, बट तक तो आपको ऐसे ही कर देना है यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट इतना, बट आई की जगह पे हो जाएगा आपका शी, विल जो है वो आपका चेंज हो जाएगा वुड में, शी वुड अरेंज इट फॉर, अब यू किस में चेंज हो जाएगा, यू हो जाएगा आपका हिम में, क्योंकि वो रवि से बात कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे नरेशन हमारा कंप्लीट हो गया ये डायलॉग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन। आपको ये सेंटेंस दिया, आई कैन रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, तो यहाँ पे इतना सा सेंटेंस है बस आपका, और इन चारों ऑप्शन में से आपको जो करेक्ट वाला आंसर है वो आपको ढूंढना है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे पहला है, वॉज की जगह पे इज आ जाएगा, रन की जगह पे रैन आ जाएगा, कैन की जगह पे कुड आ जाएगा, और वेन की जगह पे वेंस आ जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन है, और चारों में से आपको ठीक करके बताना है कि कौन सा आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा, जब यहाँ पे वॉज दिया है तो यहाँ पे कैन कैसे यूज हो जाएगा, ये मॉडल है ना आपका, तो आपको पता है कि जब हम पास्ट एबिलिटी को बताते हैं तो हम वहाँ पे कैन नहीं यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कुड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, कुड। तो आपको ऑप्शन टिक कर देना है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे डाल के क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पे ऑप्शन लिख देना है सी, और यहाँ पे एरर ऊपर ऐसे एरर, इधर करेक्शन डाल देना है पूरा ऐसे कंप्लीट करके, यहाँ पे कैन एंड करेक्शन की जगह पर डाल देना आप कुड, ठीक है। कंप्लीट हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका फिर से, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है यहाँ पे, हीना डैश फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट संडे। देखते ही समझ में आ जाएगा कि टेंस का आपको यहाँ पे रूल पूछ लिया है, बस सीधा सीधा यहाँ पे सिंस लगा हुआ है। अब सिंस लगा हुआ तो सिंस कहाँ पे लगाएंगे, हम परफेक्ट वाले टेंस में लगाएंगे, ठीक है। अब परफेक्ट कौन सा जाएगा यहाँ पे आपका, ये जा रहा है, देखो ये परफेक्ट नहीं है, इसको हटा दो, ये परफेक्ट नहीं है, इसे हटा दो, विल सफ़र नहीं आएगा, अब इसको हटा दो, तो आंसर क्या बच गया, हैज़ बीन सफरिंग। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैज़ बीन सफरिंग। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। देखो इसको करो, ये वाला आपका 6th वाला पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट। अनायास डैश ऑल द चॉकलेट केप्ट इन द ट्रे। तो ईटिंग नहीं होगा, इसको हटा दो, ईटन नहीं होगा, इसको हटा दो। अब ये किसी का नाम है यहाँ पे, तो नाम है तो यहाँ पे हैव ईटन हो सकता था अगर यहाँ पे प्लूरल होता, बट यहाँ पे प्लूरल नहीं है तो हैव ईटन भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 8। इन वाले क्वेश्चंस में जब आप ऐसे करेंगे इनको, तो आप क्या करना, एलिमिनेट कर लेना। आपको जो लगता है कि ये वाला ऑप्शन नहीं बैठ रहा है तो उसको आप कट कर देना, ठीक है। तो चांसेस जो प्रोबेबिलिटी आपका आंसर ठीक होने की वो काफ़ी चांसेस जो है आपके बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट करना है, फिर से ये भी नरेशन वाला ही क्वेश्चन दे दिया आपको। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ मदर एंड डॉटर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। मदर, वाई आर यू लुकिंग सो वरीड, ठीक है। डॉटर रिप्लाई करती है, माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन ऑफ द मदर द डॉटर रिप्लाइड दैट। अब यहाँ पे आपको नरेशन ही लगाना है दोबारा से, ठीक है। मदर और डॉटर में जो कॉन्वर्सेशन हुई है आपको यहाँ पे क्या करना है, नरेशन ही अप्लाई करना है यहाँ पे। तो नरेशन आप अप्लाई कैसे करेंगे, देखो, माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, तो माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग ये आपको प्रेजेंट में दे दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में किस में चेंज जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो यहाँ पे आपको लिखना है माई एग्जाम्स की जगह पे क्या हो जाएगा, रिप्लाइड। एक सेकेंड में इसको हटा देती हूँ। तो यहाँ पे जो माई था ना, ये वाला जो माई एग्जाम्स, ये क्या हो जाएगा, हर, रिप्लाइड के बाद दैट के बाद हर एग्जाम्स, हर एग्जाम्स। आर जो है वो आपका किस में हो जाएगा, वर, एग्जाम्स वर, एंड लास्ट में आप लिख देंगे यहाँ पे अप्रोचिंग, अप्रोचिंग,
वॉचिंग। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे नरेशन ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफाई द एरर। फिर से आपको एरर वाला क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, तो एरर वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इसको रीड करो। आइडेंटिफाई द एरर, आपको एरर पहचानना है यहाँ पे, फिर आपको ठीक करके लिखना है। इससे पहले जो हमने एरर का क्वेश्चन किया ना, उस एरर वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको ऑप्शंस दे दिए थे, जस्ट आपको बस फाइंड आउट करना था कि विच वन इज करेक्ट। इसमें आपको एरर आपको लिखना है, करेक्शन भी आपको लिखना है खुद से। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फटाफट से देख लेते हैं। द शिप टाइटैनिक एंड हर फेट कॉन्टिन्यूज टू फैसिनेट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल। द शिप टाइटैनिक एंड हर फेट, तो यहाँ पे एंड से जोड़ दिया दो सब्जेक्ट को। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका कॉन्टिन्यूज होगा क्या, कॉन्टिन्यूज तो कभी नहीं आएगा, ये क्या है, फिर सिंगुलर थोड़ी ना है, प्लूरल चला गया आपका ये। तो यहाँ पे आपको एरर में तो लिखना है कॉन्टिन्यूज, है ना, थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ मैं, आप ऐसे आगे मत तक मत लिख देना, इसको एरर वाले बॉक्स में लिखना है इतना। और करेक्शन वाले में आप क्या लिख देंगे, करेक्शन वाले ऑप्शन में आप लिख देंगे यहाँ पे कॉन्टिन्यू। ठीक है, सो दिस इज दी, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एरर और करेक्शन वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 में, देखो फिर से ये बातचीत कर रहे हैं देख लेते हैं। ऋतु एंड रणदीप आर टॉकिंग, ओके। रिपोर्ट ऋतुज क्वेश्चन, तो ऋतु का जो क्वेश्चन आपको वो रिपोर्ट करना है। ऋतु वेयर आर यू गोइंग, ये प्रेजेंट में दिया आपको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, बस खत्म स्टेटमेंट, समझ जाओ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिख गया, आप सीधे इसको चेंज कर दो किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। दूसरी बात, ये इंटैरोगेटिव है, तो इंटैरोगेटिव के लिए कैसे चेंज करते हैं, इंटैरोगेटिव के लिए चेंज ऐसे करते हैं, ऋतु आस्क, तो वेयर तो आएगा ही आएगा यहाँ पे। एक सेकेंड, यहाँ पे आपको ना वेयर तो लिखना ही लिखना पड़ेगा, ऋतु आस्क वेयर। फिर मैंने आपको चेंज जब सिखाए थे इंटैरोगेटिव डायरेक्ट वाले नरेशन में, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में, तो यहाँ पे आपको पहले लगाना है वर्ब, यहाँ पे आपको लिखना है आप सब्जेक्ट, है ना, यहाँ पे तो आर दिया है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन आप पहले लगाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर रणदीप, वेयर रणदीप। अब क्योंकि ये प्रेजेंट में तो पास्ट में भी चेंज करना पड़ेगा, वेयर रणदीप वॉज गोइंग। जब डायरेक्ट में दिया होगा तो डायरेक्ट में आपको पहले वर्ब दी हो, हेल्पिंग वर्ब दी होगी, है ना, लेकिन जब आप उसको चेंज करेंगे डायरेक्ट में तो पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है नंबर 10, देखो, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्लोगन। आपको स्लोगन कंप्लीट करना है, यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन है, हैप्पी, शॉर्ट, ऑलवेज, हम्बल, है ना। और स्टेटमेंट क्या दिया, स्माइल एंड पास इट टू अदर, तो भाई ऑलवेज स्माइल नहीं, शॉर्ट स्माइल कुछ भी नहीं होता, हम्बल स्माइल कुछ नहीं होता, आंसर क्या हो जाएगा, हैप्पी स्माइल एंड पास इट टू अदर्स। नंबर 11 देख लो, ये फिर से नरेशन का, इसमें देखो नरेशन के 4 क्वेश्चन मिल गए आपको इसी वाले सेट में। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग बिटवीन अनिल एंड संजीव। अनिल ने कहा वेयर आर यू गोइंग, ओके। संजीव टू द एयरपोर्ट, अनिल मे आई ड्रॉप यू देयर एज आई एम गोइंग टू इन दैट डायरेक्शन। अनिल आस्क संजीव वेयर ही वॉज गोइंग। देखो हम यहाँ पे इसी में एक साथ कंबाइन कर दिया पूरा, पहला था वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पे हो गया अनिल आस्क संजीव वेयर ही वॉज गोइंग, ठीक है। एंड ऑफर टू ड्रॉप हिम, ऑफर टू ड्रॉप हिम एज। अब ऑप्शन आपको ढूंढने हैं, यहाँ पे ऑप्शन देख लो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला था आई एम गोइंग, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, जस्ट सीधा पास्ट कॉन्टिन्यूस में इसको ढूंढ लो फटाफट। कुड नहीं होगा, वुड नहीं होगा, ही इज नहीं होगा, तो आंसर क्या बचा, वॉज, सिंपल खत्म। आंसर एकदम जल्दी जल्दी आपको लगा देने हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ही वॉज गोइंग इन दैट डायरेक्शन। 12 पे देख लो, फिर से एरर दे दिया आपको यहाँ पे। आइडेंटिफाई द एरर इन द न्यूज़पेपर हेडलाइन, अट्रैक्टिव पैकेजेस फॉर डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मिज़ोरम, कश्मीर, केरला, गोवा। यहाँ पे आपको एरर जो है वो फिर से यहाँ पे फिल करना है। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, ये हेडलाइंस है, तो हेडलाइंस देखो यहाँ क्या करना है, ये हो जाएगा, ये तो अट्रैक्टिव पैकेज फॉर डिफरेंट। अब डिफरेंट है तो डिफरेंट तो एक चीज़ कुछ भी नहीं होगी, तो यहाँ पे एरर में क्या लिखोगे, एरर में लिखोगे आप डेस्टिनेशन, यहाँ पे लिखोगे डेस्टिनेशन। और जब आप करेक्ट लिखेंगे इसको तो करेक्ट में क्या लिखोगे, करेक्ट में आप लिखोगे यहाँ पे डेस्टिनेशंस। तो यहाँ पे आपके जो 12 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि 12 क्वेश्चन आपको बार बार बोल रही हूँ, जितना आपसे पूछा है ना आपको उतना ही आंसर करना है। 12 में से 10 ही अटेम्प्ट करके आओ जो आपको अच्छे से आते हैं, है ना, एक्स्ट्रा में लिखने की क्या ही नीड है आपको ऐसा। यहाँ पे देख लो एक बार, ये आपका लेटर आएगा 4 का ए और बी, तो 4 का ए और 4 का बी ऐसे लिख के आओगे ऊपर, ठीक है। 4 का क्वेश्चन नंबर 4 डाला, 4 का ए डाल दिया आपने और यहाँ पे लिख देना लेटर राइटिंग, बस, ठीक है। लेटर राइटिंग करके क्वेश्चन वोश्चन मत बताने के चक्कर में लेना, काफ़ी लेंदी पेपर हो जाता है फिर इंग्लिश का। तो लेटर राइटिंग लिखा, उसके बाद आपको समझना है कि लेटर कौन सा है, बस कुछ देखते ही फटाफट से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। कंप्लेनिंग अबाउट द सेम, समझ में आ गया होगा, देखते हैं कि हाँ भाई कंप्लेंट लेटर है, आपको कंप्लेंट लेटर लिखना है, तो उसका फॉर्मेट माइंड में फटाफट से याद कर लेना। अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम नहीं लिख कर आएंगे एग्जाम में। यहाँ पे अलका आशीष नाम दिया तो अलका आशीष नाम आपको लिख कर आना है। अगर एड्रेस आपको नहीं गिवन है तो नो नीड टू राइट योर ओन एड्रेस, अपना एड्रेस लिखने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, आप सीधा बस डाल देना जहाँ एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, एग्जामिनेशन हॉल डाल देना, सिंपल। यहाँ पे कुछ ऐसा करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। एक और देखो, यहाँ पे एक और दे दिया आपको, यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे अब एडिटर वाला दे दिया। तो मतलब एडिटर और यहाँ पे जो आपका कंप्लेंट था उसमें चॉइस है, पहचान लो इसको भी। राइट ए लेटर टू द एडिटर, तो एडिटर वाला लेटर है, मतलब यहाँ पे प्रभु और एज ए पार्वती आपको लिखना है। यहाँ पे आपको देखो एड्रेस दे दिया, विवेक विहार दिल्ली, तो आपको वही एड्रेस लिख कर आना। ये आपकी कॉपी है, मान लो आंसर शीट है आपकी, तो आंसर शीट में जो मार्जिन है इस मार्जिन से मिला के ही आप लिख कर आओगे यहाँ से, ठीक है ना। फॉर्मेट सही लिखने की कोशिश करना, बिल्कुल सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छे से लिखना है कि देखने वालों को, पढ़ने वालों को समझ में आ जाए कि हाँ आप क्या कहना चाह रहे हैं लेटर में। उसके अलावा नीचे देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपको एनालिटिकल पैराग्राफ दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो एनालिटिकल पैराग्राफ देख लो कैसे करते हैं एक बार। ये आपको डाटा दे दिया यहाँ पे, ठीक है। इस डेटा के हिसाब से आपको यहाँ पे पैराग्राफ जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे भी ऑप्शन है आपको 5A और 5B। तो 5A और 5B दोनों ऑप्शन में से जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जिसका डेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप उस वाले ऑप्शन को जो है फटाफट से कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है फॉर विजुअली चैलेंज कैंडिडेट ओनली। अब ये जो क्वेश्चन है ये उन बच्चों के लिए है जो देख नहीं सकते हैं, तो आप लोग इसको अटेम्प्ट मत कर देना। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं तो इस वाले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट मत करना। आपको जो 2 क्वेश्चन दिए हैं आप उनको अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ग्रामर का पूरा पोर्शन आपको बता दिया है, मैंने आपको लिटरेचर वाला जो पोर्शन है वो पूरा बता दिया। अनसीन आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कर लेना, तो पहले लिटरेचर अटेम्प्ट कर लेना, फिर आप अटेम्प्ट कर लेना ग्रामर पोर्शन, राइटिंग जो आपका सेक्शन है उसको कंप्लीट करना, लास्ट में आप अनसीन कर लेना। अगर आप अनसीन पहले कर सकते हैं तो जो आपको शुरू में 15 मिनट मिले हैं आप पहले अनसीन वहाँ पे पढ़ लेना, तब कर लेना। अनसीन करने का तरीका क्या है कि फटाफट से पहले क्वेश्चन देख लो एक बार, जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, और क्वेश्चन देखने के बाद फटाफट से उनमें जो कीवर्ड्स हैं उनको ढूंढ लो और उनके अकॉर्डिंग जो है आप आंसर यहाँ पे ढूंढ लो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो पूरा पेपर है वो टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से एग्ज़ाम करके आना, बिल्कुल रिलैक्स रहना, बिल्कुल काम रहना, कोशिश करना कि कॉपी में कटिंग कम से कम हो, बिल्कुल थोड़ा कॉपी को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो अच्छा ही होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जो कल बोर्ड का पेपर देने वाले हैं, जिनका भी कल बोर्ड का एग्ज़ाम है। आप सब अच्छे से अपना जो पेपर है उसको अटेम्प्ट करके आना। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू।